हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हम चार लेक्चर देख चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो हमारा क्लास 11th का चैप्टर चल रहा है। तो आज हम इसमें पहले किंगडम पर आने वाले हैं, जो कि किंगडम मोनेरा है। तो हम किंगडम मोनेरा पर आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। किंगडम मोनेरा काफ़ी वाइड रेंज के ऑर्गेनिज्म इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो प्रोकैरियोट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। तो इनको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। क्लियर? तो देखिए, अगर हम बात करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमने 5 किंगडम हमने देखा था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो R.H. विटेकर का है, और लास्ट में हमने देखा था 3 डोमेन सिस्टम। ठीक, तो समझने की कोशिश करना। यहाँ पर जो 5 किंगडम थे हमारे, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, और 5वां एनिमलिया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमारे थे, इनमें से प्रोकैरियोट केवल एक है। ये मोनेरा जो है, ये केवल क्या है? प्रोकैरियोट है। मोनेरा केवल प्रोकैरियोट है, बाकी सारे कैसे हैं? यूकैरियोट हैं। तो इन 5 किंगडम में से जो मोनेरा है वो केवल प्रोकैरियोट्स हैं। मोनेरा केवल प्रोकैरियोट है, बाकी जितने भी है चारों, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, ये सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक, तो यहां पर प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है? अगर आपने देखा हो तो जनरली प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर कुछ डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, उसके बेसिस पर हम फिर आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। तो देखिए, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस है क्या? इधर हमने मान लिया ये प्रोकैरियोट्स हैं और ये यूकैरियोट्स हैं। तो इनमें डिफरेंस आपको ध्यान देना है, क्या डिफरेंस इनके अंदर होता है। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, यानी कि न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं पाई जाती है। यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है यहाँ पर। दूसरा आपको डिफरेंशिएट का पॉइंट लिखना है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें जो साइटोप्लाज्म होता है, उनके अंदर सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं, सेल ऑर्गेनेल यानी कि मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, जिनके अंदर मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। इनके अंदर मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे, अच्छे से याद रखना। इनके अंदर मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोट जो यूकैरियोट्स हैं, उनके अंदर मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। अगला आपको ध्यान देना है, तीसरे पॉइंट पे आओ। इसमें देखना है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, उनका जो डीएनए होता है वो नैक्ड डीएनए होता है। प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो नैक्ड डीएनए होता है, याद रखना। प्रोकैरियोट्स का डीएनए नैक्ड डीएनए होता है, यानी कि ये जो डीएनए है विथआउट हिस्टोन प्रोटीन होता है। इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। अगर हम यूकैरियोट्स के डीएनए के स्ट्रक्चर को जब पढ़ेंगे, जब हम न्यूक्लियोसोम मॉडल को पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि जो डीएनए है उसके ऊपर क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के हिस्टोन प्रोटीन हम देखेंगे। H1 हिस्टोन प्रोटीन, H3 हिस्टोन प्रोटीन, H1A प्रोटीन, H2A प्रोटीन, इनको हम पढ़ेंगे वहाँ पर। ये हिस्टोन प्रोटीन होते हैं।
तो हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो डीएनए जो होता है एक्चुअल में वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हिस्टोन प्रोटीन लपेटे हुए होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। पर प्रोकैरियोट के अंदर क्या होता है, प्रोकैरियोट के अंदर ये हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। यहां पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, इनकी स्थान पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट, इन्हें कहा जाता है कोल्ड पॉलीएमाइंस। क्या कहा जाता है, पॉलीएमाइन कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना, कई बार नीट के अंदर डायरेक्टली पूछा गया है, तो ये याद रखना है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन के स्थान पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं जिन्हें पॉलीएमाइंस कहते हैं। जबकि अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए जो होता है वो नेक्ड नहीं होता है, डीएनए नेक्ड नहीं होता है। यहाँ पर जो अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी हम यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स का डीएनए वेल डिफाइंड होता है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है और इसके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और जो क्रोमोसोम होता है वो मेनली डीएनए का प्लस डीएनए के साथ आरएनए भी होता है, प्लस आरएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन सबसे मिलकर बना होता है। तो जो क्रोमोसोम जिसे क्रोमेटिन मटेरियल हम कहते हैं, जब कंडेंसेशन होता है तो उस समय उसे क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। तो ये जो होता है यूकैरियोट के अंदर, ये डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन सबका मिलकर बना होता है। अच्छे से याद रखना, नोट करना पॉइंट को। अब देखिए और कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं हम। जो प्रोकैरियोट्स हैं ये जनरली कैसे होते हैं, मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये सारे के सारे मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि इनको केवल हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ऐसे मेनली होते हैं प्रोकैरियोट्स। अधिकतर प्रोकैरियोट्स, कुछ ही ऐसे माने जाते हैं जो कि हमें देख सकते हैं, पर बाकी सारे के सारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर माइक्रो एंड मैक्रो, यानी कि यहां पर छोटे और लार्ज सब साइज के पाए जाते हैं। प्लांट्स क्या है, यूकैरियोट्स है। एनिमल क्या है, यूकैरियोट्स है। फंजाई क्या है, यूकैरियोट्स है। तो हमारी साइज काफ़ी बड़ी बड़ी भी हो सकती है, तो काफ़ी छोटी भी हो सकती है। तो यहाँ पे माइक्रो से लेकर मैक्रो दोनों तरह के पाए जाते हैं, अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये बेसिक पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स के अंदर कुछ डिफरेंसेस जो करते हैं। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो किंगडम मोनेरा है हमारा पहला किंगडम, ये किंगडम मोनेरा कैसा है, प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स है यानी कि क्या हुआ, मतलब कि इनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक, प्रोकैरियोट्स का न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है। इन किंगडम मोनेरा के अंदर मेनली बैक्टीरिया जो होते हैं वो सोल मेंबर्स है इसके। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। बैक्टीरिया सोल मेंबर है, यानी कि मेनली इसके अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मेनली इस किंगडम के अंदर बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं। पहली चीज़ ये याद रखना है। अगली चीज़ ध्यान देना है कि जो किंगडम मोनेरा है हमारा, इसके अंदर कौन कौन आते हैं, तो इसके अंदर मेनली आते हैं बैक्टीरिया, उसके बाद में ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा। इन तीन को मेनली याद रखना है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा, इन तीन को मेनली आपको याद रखना है। ठीक, ये आते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट यानी कि जो बैक्टीरिया है मोनेरा किंगडम के आने वाले, ये डाइवर्सिटी में वेरिएबल होते हैं। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। आपको पता होगा
कि हमारी अर्थ पर यहाँ पर जितना हमें आज तक डिस्कवरी हुई है लगभग 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन डाइवर्सिटी पाई जाती है। 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन यानी कि 17 लाख से लेकर 18 लाख तक ऑर्गेनिज्म हमें आज पता है। इतने की खोज हो चुकी है, इतनी स्पीसीज का पता है हमें, इतने तरह की स्पीसीज, इतनी स्पीसीज नहीं, स्पीसीज तो बहुत है, इतना टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हमें पता है ना कि इतनी तरह की स्पीसीज पाई जाती है। क्लियर? 17 लाख से लेकर 18 लाख तक स्पीसीज पाई जाती है। परंतु इसके अंदर हमने आंकड़े जो लिए हैं ना वो प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के आंकड़े नहीं लिए, क्योंकि हमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनका एक्चुअल में उनकी स्पीसीज का पता लगाना बहुत असंभव सा है इस समय पर। आज हम जानते साइंस इतने डेवलप हो चुकी है कि आजकल हम हर चीज का पता लगा सकते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हर तरफ और मजबूती से। परंतु फिर भी आज तक भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे, उनका सही से पता लगाया नहीं जा सका है। अच्छे से याद रखना, जब हम आगे 12th के अंदर यही चैप्टर देखेंगे बायोडाइवर्सिटी चैप्टर, वहाँ पर हम अलग अलग साइंटिस्ट ने जो बातें कही हैं उसको हम देखेंगे कि कितनी स्पीसीज है, कितनी डाइवर्सिटी और हो सकती है, कितना और पता लगाया जा सकता है ना। तो साइंस के इस फील्ड में जो हमारा रिसर्च फील्ड है, इसके अंदर अपार क्षमता है अभी, यानी कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। आप इधर साइड अगर कुछ आगे करते हैं तो एक बहुत बड़ी ये हमारे लिए खोज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर लगातार रिसर्च चल रही है। क्लियर? अब देखिए आगे चीज, तो ये हमने देखा डाइवर्सिटी 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन है। इनमें से पर बैक्टीरिया यानी कि किंगडम मोनेरा की जो डाइवर्सिटी है हमें वो एक्चुअल में पता अभी नहीं है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में ले जा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने एनसीईआरटी पढ़ ली और सब कुछ। आपको पता है कि नीट के अंदर एनसीईआरटी से मेनली आता, पर एनसीईआरटी समझ में भी तो आना चाहिए। आपको चैप्टर के सोल में जाना जरूरी है, चैप्टर को समझना जरूरी है, एक्चुअल में चैप्टर में है क्या, तब जाके चीज़ें समझ। और मैं इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा प्राइम फोकस वही रहेगा कि एनसीईआरटी की लाइन आपको क्लियर कराई जाए। क्लियर? अब देखिए अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो अलग अलग नेचर क्या, हमने जब देखा था कि जो बैक्टीरिया है वो कैसे हो सकते हैं। देखो बैक्टीरिया हैं, इनके न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो इनमें न्यूट्रिशन किस तरह का हो सकता है। न्यूट्रिशन इनमें हेट्रोट्रोपिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रोपिक भी हो सकता है और ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है। बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो हेट्रोट्रोपिक भी हो सकता है और ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है। ऑटोट्रोपिक के अंदर कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। कोई केमिकल की सहायता से फूड बना रहा है तो उसे कीमोसिंथेटिक कहते हैं, और कोई फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है तो उसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। क्लियर? अब देखिए हेट्रोट्रोपिक के अंदर भी अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं, जैसे कि कोई पैरासाइट हो सकते हैं, जो किसी के ऊपर रहता है उसे पैरासाइट कहते हैं। कोई हो सकता है कि सिम्बायोटिक हो, अगर कोई बैक्टीरिया किसी के साथ मिलकर काम करता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है दोनों को, जिसमें जैसे राइजोबियम होता है वो सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड रहता है लेग्यूम प्लांट्स के साथ, आपको पता है। तो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। जो पैरासाइट होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, डिसीज कोज करते हैं, और इनमें कुछ डीकम्पोजर भी हो सकते हैं। डीकम्पोजिंग का काम मेनली बैक्टीरिया करते हैं, आपको पता है, यानी कि मिनरल रिसाइकलिंग में ये काम करते हैं। रिसाइकलिंग का मतलब आप जानते हैं, जैसे नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन साइकिल को हम पढ़ेंगे, नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग करना। क्लियर? वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता उसको। क्लियर? तो अब देखिए आगे समझने की कोशिश करना।
तो ये इस तरह के हो सकते हैं। और वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं हेटेरोट्रोपिक, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ओके, अब देखिए जो किंगडम मोनेरा की अगर हम बात करें तो इस किंगडम मोनेरा को हम मेनली 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, मेनली 2 क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं, एनसीईआरटी के अलावा हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ओके, तो किंगडम मोनेरा को हम मेनली 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एक है हमारी आर्की बैक्टीरिया क्लास और एक है हमारे यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की का मतलब क्या है यहाँ पर, आर्की बैक्टीरिया यानी कि यहाँ पर ये ओल्डेस्ट बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे से याद रखना, सबसे पुराने बैक्टीरिया जो होते हैं वो आर्की बैक्टीरिया होते हैं। आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स भी कहा जाता है इनको, क्योंकि आपको जब इवोल्यूशन के हिसाब से आप जाएंगे किसका इवोल्यूशन, विकास किस तरह से हुआ है, तो सबसे पहले जो हुआ था वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि वायरस का हुआ था। वायरस के बाद में जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए थे, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर सबसे पहले प्रोकैरियोट्स आए थे। प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया आए थे, और बैक्टीरिया में भी ये आर्की बैक्टीरिया सबसे पहले आए थे। ठीक, इस वजह से अगर इवोल्यूशन के हिसाब से बात करें तो ये ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग में आते हैं, क्योंकि इनको लिविंग माना जाता है। अब हमें पता है कि जो जैसे वायरस है वो नॉन सेलुलर है, उनको हम ना लिविंग मानते हैं ना नॉन लिविंग मानते हैं। ठीक, तो इस वजह से अगर ओल्डेस्ट लिविंग की बात आती है तो हम किसकी कहेंगे कि आर्की बैक्टीरिया सबसे पुराने लिविंग्स हैं, यानी कि इनका सबसे पहले इवोल्यूशन हुआ है, सबसे पहले विकास इनका हुआ है। ओके, अब देखिए हमें कुछ चीज़ें देखनी है आर्की बैक्टीरिया के बाद में, कि आर्की बैक्टीरिया को मेनली हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। आर्की बैक्टीरिया को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं हेलोफाइल्स, दूसरे होते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स और तीसरे होते हैं मीथेनोजेंस। हेलोफाइल, थर्मो एसिडोफाइल और हमारे होते हैं मीथेनोजेंस। एक एक को समझना अच्छे से। हेलोफाइल्स का मतलब है ये साल्टी एरियाज के अंदर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, जहाँ पर खारा एरिया होता है, खारा पानी कहते हैं हम, समुद्री एरिया में जैसे खारा पानी होता है, तो ये साल्टी एरिया में रहते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स जो होते हैं ये होते हैं गर्म झरने में, गर्म झरने के अंदर रहने का काम करते हैं, अच्छे से याद रखने का, यानी कि हॉट स्प्रिंग्स के अंदर रहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं। और मिथेनोजेंस जो रहते हैं ये मेनली मार्श एरियाज में, यानी कि जैसे गट हुआ रूमिनेंट एनिमल्स के, तो मार्श एरियाज में ये पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए ये हमने देखा, इनके कुछ एग्जाम्पल भी आप चाहे तो ले सकते हैं, पर कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि पूछा नहीं जाता है ना, तो मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर एनसीईआरटी को मैं मेनली आपको क्लियर करवाऊँगा यहाँ पर। तो अब देखिए आर्की बैक्टीरिया का मेन इंपॉर्टेंट आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पर, जो आर्की बैक्टीरिया है ये नॉर्मल बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो है वो यू बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इनका सेल वाल का स्ट्रक्चर एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों का स्ट्रक्चर, सेल वाल एंड सेल मेम्ब्रेन, इनके दोनों का स्ट्रक्चर, सेल वाल का और सेल मेम्ब्रेन दोनों का स्ट्रक्चर जो होता है वो पूरी तरह से थोड़ा डिफरेंट होता है बैक्टीरिया से, इसलिए इनको नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं माना जा सकता है, इनको ये अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं, तो ये ध्यान देना है। क्लियर, और यही कारण होता है कि ये जो, क्योंकि इनका सेल वाल स्ट्रक्चर एंड सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसी कारण से ये किसी भी कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि ये कंडीशन के हिसाब से अडाप्ट हो सकते हैं, ये किसी भी कंडीशन में रह सकते हैं, ये एक्सट्रीम हैबिटेट में भी अपने आप को रह सकते हैं, यानी कि जहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया देखने को मिल सकते हैं। जहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जहाँ पे नॉर्मली ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकते हैं, वैसी कंडीशन में भी ये आर्की बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं। इसलिए इन आर्की बैक्टीरिया की जो ये सर्वाइवल का कारण होता है वो कौन होता है, अच्छे से याद रखना है, उनकी सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो यहां पर हमने आर्की बैक्टीरिया को अच्छे से देखा।
ठीक। अब आर्किडोबैक्टीरिया में आपको इसके बारे में और एक जो एनसीईआरटी में दे रखा हुआ ध्यान दे ले, मिथेनोजेंस के बारे में। मिथेनोजेंस जो होता है ये रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं, जैसे काऊ हुई, उसके अंदर जिसके अंदर रूमिनेंट स्टोमक पाया जाता है उन्हें रूमिनेंट एनिमल्स कहा जाता है। तो रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं जैसे काऊ हुई आपकी, इनके स्टोमक के अंदर, ये रूमिनेंट एनिमल्स के स्टोमक में पाया जाता है, मेनली रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर पाया जाता है ये बैक्टीरिया मिथेनोजेंस। और ये क्या करते हैं, ये इनके अंदर मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। मीथेन गैस का प्रोडक्शन, आपको पता है कि जो गाय हुई, भैंस हुई, ये जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, इनके अंदर जो इनका गोबर होता है, इनका डंग जो होता है, उसके अंदर मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है। और आपने देखा होगा जब गोबर गैस प्लांट लगाए जाते हैं, गोबर गैस के, है ना, तो उनके अंदर क्या होता है, इनका पूरी तरह से यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखें, बायोगैस यानी कि गोबर गैस वाला, तो इसको बायोगैस के लिए फिर यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये याद रखना आपको, जिसको हम फिर बहुत सारे काम में, इलेक्ट्रिसिटी में, फिर हमारे किचन में, इनमें सब में यूज़ किया जाता है। क्लियर। तो ये रूमिनेंट एनिमल्स इस तरीके से याद होते हैं। अच्छे से याद रखना है सारी चीज़ें, यही नीट के अंदर पूछा जाता है। और दूसरी क्लास है हमारी यू बैक्टीरिया। तो इस लेक्चर के अंदर हमने इसको थोड़ा कवर किया है। अब अगले लेक्चर के अंदर हम यू बैक्टीरिया को थोड़ा अच्छे से कवर करेंगे। ओके, इतने में अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स ज़रूर किया करें। हर लेक्चर के अंदर जो कमेंट्स बॉक्स है आपको, उसमें कमेंट्स ज़रूर किया करें, आपको कैसा लगा है लेक्चर। अच्छा लगा है तो अच्छा बोले, बुरा लगा है तो बुरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पर बोले ज़रूर कुछ ना कुछ। ओके, थैंक यू।